देखिए दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और इसका प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एक परिचय। जो अध्याय है वो पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के अंदर ना हम यहाँ तक विदेशियों की संतान तक आ गए हैं। आज विदेशी की संतान हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लीजिए, ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर प्रकाशक है। ये राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा इसमें से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके लेखक हैं, संयोजक तो हैं प्रोफेसर B.M. शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और लेखक गण हैं डॉक्टर कमल नयन सल्ले, प्राचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान, प्लॉट नंबर 51 मधुबन, पश्चिम किसान मार्ग टोंक रोड जयपुर। एक है पवन भंवरिया, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, और एक है चित्रा राव, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। चलिए, इस प्रकार से इसमें से क्या नाम है कि सुनाए थे भी 2023 में राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर देखिए राजस्थान का इतिहास एक परिचय अध्याय हम पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय। और प्रथम अध्याय के अंदर हम यहाँ तक आ गए हैं, विदेशी की संतान। अब देखिए आप, विदेशी संतान आ गए हैं। तो राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियाँ 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक सीतियन और हुनों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। यह दोनों जातियाँ एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हुनों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्य के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया, और तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानून गो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रागैतिक युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। नया टॉपिक देखते हैं हम, गोहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के आगे देखिए गोहिल के नाम से हुआ। गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वह नैयर सिंह व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। बप्पा राउल 734 से 700
753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लोकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगजी गोइल वंश के कुल देवता थे। गौरी सिंह हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार C.V. वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। डॉक्टर गौरी सिंह हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। राहुल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राहुल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ की गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। फिर चलिए राणा हमीर 1328 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को विषम घाटी 95 विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश की संख्या राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। आगे चलिए महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को आगे देखते हैं तो देखिए आगे, चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारी ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। अब चलिए अगला है महाराणा कुंभा
1433 से 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र महाना कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। कब हुई? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई? मोहम्मद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे, उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ एवं कोमलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कोमलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगार चंद्रिका मंदिर एवं एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं दक्षिण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत, राज संगीत, मीमांसा व सूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। किसने की थी? कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाना कुंभा को महाराजाधिराज राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। अब आइए राणा सांगा। 1509 से 1528 ईस्वी। सांगा यानी संग्राम सिंह व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध महाना सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाना सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। कब किया? 1517 में। कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? महाना सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच।
ठीक है। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी थे। अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। अब हम पढ़ेंगे राणा उदय, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।